और यह प्रश्न देखिएगा कि आपको आजकल की परीक्षाओं के ट्रेंड में खास करके यूपीएसआई के पेपर्स में, ठीक है, यूपीपी लेवल तो नहीं लेकिन यूपीएसआई के लेवल में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है। बाला अपनी बचत का 20% वृद्धाश्रम में, एक शब्द यहां पर बड़ा कनेक्टेड है, बचत, ठीक है, इनकम नहीं, अपनी बचत का, जो इतना बचाता है उसका, इसका मतलब उसने पहले कमाया था, कहीं और खर्च किया था, मूल खर्चे निकालने के बाद जो उसके पास फाइनल बचत हुई थी, उस बचत का 20% वृद्धाश्रम में, 22% अनाथालय में और 22% चिकित्सा सहायता संस्थाओं को दान कर देता है अपनी बचत का। उसके बाद भी वह बचत में से जितने फाइनली हुआ उसमें से भी 7200 रुपए वह बचा लेता है और बैंक में जमा कर देता है, ठीक है। अब कहा गया कि उसकी बचत थी क्या, उसकी बचत जो थी उसकी वेतन का 40% थी, मतलब जितना वह कमाता था उसका 40% ही बचाता था। मतलब देखो उसकी मुख्य आय ए थी, ये उसकी कुल आय थी, इस आय में से उसने 40% बचाया, 40% बचाया मतलब 60% उसने खर्च किया। अब 60% के खर्च से हमको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने सारी अपनी जिम्मेदारी अब इस 40% पे डाल दी। और इंसान के, किसी भी इंसान के लिए जो खर्चे होते हैं उसकी बचत से ही डिफाइन किए जाते हैं। जो खर्च हो गया वो तो गया आपके हाथ से, जो बचा है वहीं से खर्च होगा। अब इस 40% को मानो कि यह 100% है। क्यों 100%? क्योंकि यही उसके हाथ में है इस समय, इसको हम इक्विवेलेंट टू 100% मानते हैं। और इसी में से उसने उठा करके 20% वृद्धाश्रम में, इसी में से उसने उठा करके 22% अनाथालय में और 22% अन्य जो सहायता संस्थाएं थी उसको दान दे दिया। इसका मतलब उसने कुल मिला के अगर जोड़ा जाए तो 64% दान दे दिया। अब 64% दान देने के बाद जो बचा, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको इक्विवेलेंट टू 100% मानकर चल रहे हैं और 100% में अगर 64 निकाल दें तो 36% बचा होगा। इस 36% की राशि को उसने बैंक में दान दे दिया, दान नहीं देता बैंक में जमा कर दिया। अब जमा कर देने के बाद हमसे पूछा कि उसकी आय क्या होगी, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि उसकी बचत क्या थी, ठीक है, उसकी बचत क्या थी। तो एक प्रकार से यह 36% किसका है पता है, इस 40% का है, और 40% किसका है, 100 का है। तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, कैसे कहिए, ये 36% किसका है, 36 बटे पहले क्या है 100 है, लेकिन है किसका 40% का, 40 बटे 100 का, और 40% किसका है, टोटल का है, और यह संख्या कितने, आंकड़ा कितना है 7200 है। तो आप इस टी का मान यहां से कैलकुलेट डायरेक्टली कर सकते हैं, करेक्ट है। एक सतत का प्रोसेस यहां से लग जाएगा। या 36% है 40 का और 40 किसका है, टोटल का, तो मैंने कहा 36 बटे 100% हटाया, और किसका 40%, 40 बटे 100 टोटल का, टोटल मतलब टी, और 7200 लिख दिया। तो थोड़ा सा यहां से हम ऐसे भी कैलकुलेशन को प्रोसेस कर, जैसे 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 36 दूना 72 होता है, 36 दूना 72, 200 होगा। 200 से मतलब इसको इससे काटे तो 100 होगा, और 100 गुणे 5 करे 500 होगा, और 500 को 100 से गुणा कर दिया तो टी बराबर 50,000। उसकी कुल इनकम कितनी हो गई, 50,000 रुपए है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये राइट सोल्यूशन है इस प्रश्न का। जिसने भी किया होगा 50,000 अगर उसका आया तो एकदम परफेक्ट है। और ऐसे घुमाऊ प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा उलझाएगा आपको चीजों को देकर के, लेकिन हम श्योर हैं कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ये सब प्रश्न आपके गलत कभी नहीं होंगे। तो पहला प्रश्न आपका डन होता है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। एक शानदार सा क्वेश्चन, इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आपको अक्सर कंफ्यूज करता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है कि x का मान हमें फाइंड करना है, लेकिन आप स्वरूप उसका स्ट्रक्चर देखिए क्या लिखा हुआ है, और जिसका आंसर आया जरूर कमेंट करें। 1/6 गुणे 7 है, प्लस 1/7 गुणे 8 है, प्लस 1/8 गुणे 9 है, ठीक है, प्लस ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और यहां पहुंचेंगे तो 1/14 गुणे 15 है। मैं आपको बता दूं कि यह जो पैटर्न है ये बहुत ही उपयोगी है, और अगर आप सोचेंगे कि डायरेक्टली हम आंसर कर पाए, मतलब इसकी समझ बहुत उपयोगी है। अगर आपको इसको पता है, इसके बारे में जानकारी है, तो आप सच में बड़े बड़े प्रश्नों को हल कर लेंगे। और रियलिटी में इसको कोई सोचे कि हम ट्रेडिशनल कर लें, एलसीएम लेके सोच ले, तो भैया ना कर पाओगे, ठीक है। और करा है तो आप आंसर कमेंट करिए, मैं देखना चाहूंगा। मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं। सबसे पहले अगर जैसे कभी ऐसा लिखा हो 1/2, इसका अर्थ होता है 1/1 गुणे 2। मैं बता दूं इसका मान 1/1 माइनस 1/2 होगा। साल कर लीजिए 1/2 ही आएगा। 1/6 है, 1/2 गुणे 3 होगा, इसका मान 1/2 माइनस 1। आप कहोगे सर क्यों ऐसा हो रहा है, इसका सिस्टम समझिए। जब कभी भी ऊपर अंश में 1 है और हर जो है ना उसका डिफरेंस 1 का है, तो ऐसी कंडीशन में सीधा सीधा आप 1/2 मतलब उसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके माइनस लगा के लिख सकते हो। आपने भी नोटिस किया होगा इन सब में डिफरेंस 1 का ही है, और डिफरेंस अगर 1 का ही है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं पता है,
1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9, इसी प्रकार से बढ़ते चले गए और यहां पर पहुंचकर 1/14 माइनस 1/15 लिखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यह पैटर्न देखिए सारे पदों को खत्म कर देगा प्लस माइनस के हिसाब से, और खत्म करके केवल और केवल स्टार्टिंग का 1/6 इसको लाइए और अंतिम का 1/15 इसको लाइए साइन के साथ, माइनस पहले से लगा रखा हूं। 1/6 से 1/15 को आप घटा दीजिए, क्रॉस गुणा करिए, 15 1 के 15 हुआ, माइनस 6 के 6 हुआ, बटे 15 6 के 90 हुआ। तो 15 से 6 निकलेगा 9 होगा, 9/90 है, 9/90 मतलब 1/10 है। तो इसका राइट सोल्यूशन 1/10 है, ऑप्शन नंबर ए है। और मैं आपको बता दूं इस तरह का जब भी प्रश्न आए बहुत दिमाग लगाना है, फिलहाल बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत करना नहीं है। सीधा इसका पहला पद लीजिए 1/6 और इसका अंतिम पद लीजिए 1/15, यही घटा दिए होते डायरेक्टली आंसर आ जाता, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं होती। 9/90 आता और 9/90 का मतलब 1/10 हो जाता। तो राइट सोल्यूशन दूसरे का, जितने लोग का 1/10 आ रहा है बहुत बढ़िया है, और सच में अगर आपने 1/10 लाया है, रखा है, करा है तो बहुत अच्छी बात है। अब तीसरे प्रश्न पर आता हूं। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब मिलेगा तो क्या करेंगे आप प्लीज बताइए सभी लोग। क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता, 3 अलग अलग क्वालिटी वाले तेल हैं। तेल अलग अलग तरीके के आते हैं, ठीक है, सरसों का और अलग अलग तिल के तेल, और जो है और किसी के ऐसे थोड़ा सा फूल के भी तेल आते हैं ना, आप सबको पता ही होगा। 3 अलग अलग प्रकार के गुणवत्ता वाले तेल हैं। प्रथम गुणवत्ता वाला 725 लीटर तेल, बहुत ज्यादा है भाई। द्वितीय गुणवत्ता वाला 783 लीटर और तृतीय गुणवत्ता वाला 812 लीटर तेल है। समान माप की बोतलों में, मतलब छोटे छोटे बॉटल्स भर के बेचना है, तो समान माप की, सबका मेजरमेंट सेम है, कैपेसिटी सबकी सेम है। बोतलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें बिना मिश्रण के, मतलब अलग अलग उनको मिलाना नहीं है, अलग अलग गुणवत्ता वाला तेल भरा जा सकता हो। ठीक है, यहां बोतलों की संख्या भी पूछ सकता है। इसके लिए जो क्वालिटी अलग अलग प्रकार की है और उनकी क्वांटिटी देखो कितना है। जो पहली क्वांटिटी वाला तेल है वो 725 लीटर है, दूसरा वाला 783 लीटर है, ठीक है, तीसरा वाला 812 लीटर है। ये अलग अलग क्वालिटी वाले 3 प्रकार के तेल हैं। ठीक, हमें छोटे छोटे बॉटल्स में भरने हैं। हमें सबसे मिनिमम कैपेसिटी का बोतल ढूंढना है जिसमें हम अलग अलग प्रकार के तेलों का फुल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, पूर्णतः, कुछ बचे ना। मतलब एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या सोचनी है जो प्रत्येक संख्याओं को दी गई या प्रत्येक मानों को दिए गए जो है उनको पूर्णतः विभाजित कर सके। बेसिकली ये हम लोगों से कहता है कि आप इनका एचसीएफ बता दो अपने को। क्या पूछ रहा है? एचसीएफ, मासा। नंबर इतने बड़े हैं, मासा करना भी थोड़ा इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, तो आप भाग विधि से मासा कर सकते हैं इसका, लेकिन मैं चाहूंगा कि भाग विधि से ना करके डिफरेंस से जाइए, मासा आराम से हो जाएगा। ठीक है, आप भाग विधि से भी जा सकते हैं। 725 से 783 को भाग करो, बहुत ज्यादा बार नहीं, एक ही बार जाएगा। फिर जो आए, आप देखो भाजक भाजपल की स्थिति क्या स्थिति होती है, फिर 812 को करो, आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। बट मैं कह रहा हूं कि ऐसे डिफरेंस करिए, इसका डिफरेंस करिए, 13 से 5 8 होता है, 7 से 2 5 होता है, 58 हो गया। इसका डिफरेंस करिए, 12 से 3 9 होता है और 10 से 8 2 होता है। इन दोनों का डिफरेंस करिए, 29 आया। 29 वह सबसे बड़ी लेंथ या सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे बड़ी कैपेसिटी होगी जिससे हम प्रत्येक तेल को अलग अलग, मतलब 29 लीटर के हम बॉटल्स बना सकते हैं, जिससे हम प्रत्येक जो है मैक्सिमम की बात कर रहा है, अधिकतम की बात कर रहा है, सबसे बड़ी मात्रा की बात कर रहा है, जिससे हम प्रत्येक तेल को पूर्णतः बांट सकते हैं। अब बॉटल्स की संख्या भी पूछ सकता है, तो बॉटल्स की संख्या पूछने के लिए 29 से इसको भाग दीजिए, कितने बॉटल्स बने, इसको भाग दीजिए, कितने बॉटल्स बने, इसको भाग दीजिए, कितने बॉटल्स बने। कभी कभी बॉटल्स की संख्या पूछ लेगा। फिलहाल इसने हमसे कहा था कि न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करना है, समान माप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या हम लोग को ज्ञात करना है जिन्हें बिना मिश्रण के अलग अलग गुणवत्ता वाले तेल भरा जा सके। तो यहां पर यह मान आपका 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। और 29 हो जाएगा। अगर हम बोतलों की संख्या निकालना चाहते हैं तो बोतलों की संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार 725 को 29 से भाग देना होगा। एक बार हमें, ये तो कैपेसिटी है ना, एक बोतल की कैपेसिटी है, और एक बार हमें 783 को 29 से भाग करना होगा। एक बार हमें 812 को 29 से भाग करना होगा, तो हमें बॉटल्स की संख्या पता चलेगी। तो बॉटल्स की संख्या देखिए कैसे निकाल पाएंगे, 29 से प्रत्येक को भाग दीजिए। तो भाग देने पर देखिए क्या आएगा कि अगर हम 29 से इसको भाग देते हैं तो 25 बार जाएगा, और 29 से अगर आप 783 को भाग देते हैं 27 बार जाएगा, और 29 से अगर आप 812 को भाग देते हैं तो 28 बार जाएगा। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें बॉटल्स की कुल संख्या, अगर 29 कोई लगाएगा तो उसका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि 29 तो प्रत्येक बॉटल्स की कैपेसिटी होगी।
अब आप इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12 8 20 की 2 हासिल 2 हो गया और 8 हो गया। कुल 80 बॉटल्स यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूज कर पाएंगे, कुल 80 बॉटल्स बेच पाएंगे मार्केट में। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा जो आपको तीसरे प्रश्न का डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो अगर जिसने 29 लगाया था गलत काट ले, सही उत्तर 80 होगा, राइट सोल्यूशन 80 बनकर आएगा। आशा करता हूं ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, ये भी शानदार सा है। क्वेश्चन क्या है कि 2150 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1720 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो यहाँ एक डाउट दिया जा सकता था कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, और सेम परसेंटेज को लाभ के साथ भी लिखा जाए, सेम परसेंटेज को हानि के साथ भी लिखा जाए, एक डाउट ज्यादा बन जाता है। दरअसल जब कभी दुकानदार कोई व्यापार करता है तो सबसे पहले वह थोक विक्रेता से वस्तुएं खरीद कर लाता है, खूब सारी वस्तुएं, एक दो नहीं, फुटकर में नहीं लाता। फुटकर में हम लोग खरीदने जाते हैं, ठीक है, जो कस्टमर होता है वो खरीदने जाता है, जो शॉपकीपर दुकानदार होता है, रिटेलर, वो ज्यादा वस्तुएं खरीद के लाता है। तो उसने कुल 2150 वस्तुएं खरीदी और लाकर उन वस्तुओं को बेचा, और उसको पता चला कि जितनी लागत उसने 2150 वस्तुओं को खरीदने में लगाया था, उन सभी लागत को उसने 1720 वस्तुओं को ही बेचकर प्राप्त कर लिया, मतलब वो लागत उसकी निकल आई। अब ऐसी कंडीशन में उसके लाभ प्रतिशत को पूछा गया है, तो हम लिख सकते हैं 2150 का सीपी, जो इसका सीपी होगा वो 1720 के एसपी के बराबर है। 1720 के एसपी के क्या है, बराबर है। और हमेशा लाभ तभी होता है जब दुकानदार जितनी जल्दी लागत निकाल ले, मतलब कम वस्तुएं बेचकर वो लागत निकाल ले, फिर जो बची वस्तुएं हैं बेचेगा, फायदा उसको तभी हो सकता है। तो 2150 का सीपी जो है 1720 के एसपी के बराबर है। थोड़ा सा सिंपल कर लें, आसान कर लें चीजों को, तो कंफर्म हो गया 215, 5 2 7 215 का जो सीपी है वह 172 के एसपी का बराबर है। तो आप अगर सीपी एसपी का रेशियो बनाना चाहें क्रय और विक्रय का, तो कुछ ऐसे बनेगा, 172 उधर रह जाएगा, नीचे 215 आएगा। तो निश्चित तौर पर आपने देखा कि अगर खरीद दाम 172 रुपए है तो विक्रय 215 रुपए का हुआ है। तो आप यहां से डिफरेंस देख लो, मतलब आपको पता होगा कि अगर एसपी बड़ा है सीपी से तभी तो लाभ होता है। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहां पर लाभ है, क्योंकि 215 172 से ज्यादा है। लाभ कितने का है, 5 से 2 निकला 3 है, और इधर आप डिवाइड कर दे 11 से 7 निकला 4, यही लाभ है। और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर आधारित होता है, ठीक है। तो लाभ का जब प्रतिशत हम ज्ञात करते हैं तो लाभ का परसेंटेज, लाभ का मान गुणे 100 बटा सीपी, सीपी कितना है 172 है। अब इससे अगर हम डिवाइड करते हैं 4 बार जाएगा, 4 से इसको भाग कर देंगे 25% आएगा। तो 25% को लाभ का परसेंटेज है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। आशा करता हूं ये चौथा भी समझ में आपको आ गया होगा। इसको बहुत ध्यान से कंफर्म करते हुए आगे बढ़िएगा। जिसका जिसका 25%, अब यहीं पर एक डाउट बना सकता था, ऑप्शंस में 25% कहीं पर लाभ देता तो कहीं पे हानि देता, तो ये कंफ्यूजन होती है और इस पे आपको बचना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 5वां नंबर देखिएगा। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है फाइंड करने को, जिसकी जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई जो उसकी स्लैंट हाइट है वो 11 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 लें, और लेना ही पड़ता है हम लोग को, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको बताना है। सबसे पहले शंकु देख लीजिए, शंकु के निर्माण की बात करिए। शंकु है, शंकु जैसे जोकर का कैप है, टेंट है, आपने देखा होगा, आइस कोन होता है, इस प्रकार से शंकु है। शंकु का बेस सर्कुलर है, बेस क्या है, सर्कुलर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और ये बेस सर्कुलर है, और उसके बाद ए उसका सेंटर है सर्कल का। यहां से इस वर्टेक्स की जो लेंथ होती है हाइट होती है, और यहां से सेंटर को सतह पर मिलाती जो रेखा और रेडियस होती है, और ये कॉर्नर पे मिलाती है, यही स्लैंट हाइट यल होती है। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है। अगर हमको इंफॉर्मेशन दिया है कि इसकी रेडियस है 10 और स्लैंट हाइट है 11, और आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दरअसल 2 प्रकार का होता है। सरफेस एरिया अगर आधार ना ले, मतलब नीचे का जो भाग है आधार या छत, जैसे कमरे में है तो कमरे में फर्श ना ले, छत ना ले, दीवारें ले ले, तो यह इसकी जो है कर्व सरफेस एरिया, या इस समय इसको लैटरल सरफेस एरिया कहेंगे। जब एक कर्विकल फिगर होगा तो ऐसे कोण अगर हमने कागज का बना दिया तो उस बेस को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बेस कहीं कहीं तो ऐसे होता ही नहीं है, क्योंकि जमीन पर कहीं ऐसे रख दो कागज को उठा के, तो जो उसकी दीवारें हैं ना, वो दीवारें ऐसे कोण होती चली जा रही, उसका एरिया कर्व सरफेस एरिया होगा, इसे सीएसए कहते हैं, ठीक है। और फिर टीएसए होगा, टीएसए तब होगा जब सीएसए में, सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया में बेस एरिया को ऐड कर देते हैं, बेस मतलब आधार को जोड़ देते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया होता है। तो अगर हम बेस की इसकी बात करें तो बेस इसका एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया पाई r² होता है। और अगर हम कर्व की बात करें तो सीएसए होगा,
जो कि होता है पाई आर एल। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, पाई आर एल होता है। यल मतलब स्लैंट हाइट। अगर हम पाई आर एल में अगर हमको टीएसए आप कह रहे हो फाइंड करने की टोटल सरफेस एरिया, तो सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस को अगर हम जोड़ देते हैं तो जाकर के यहाँ टोटल सरफेस एरिया बनेगा। तो सीएसए अपना पाई आर एल है और बेस अपना पाई आर स्क्वायर है। हमें इस एच तक जाने की नीड ही नहीं है। तो आप देखो यहां पर, हालांकि एच भी निकाल सकते हैं जरूरत पर पाइथागोरस का उपयोग करते हुए। हम चाहें तो पाई आर कॉमन कर लें, यल प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, पाई का मान 22/7 है, आर का मान आप 10 देख रहे हैं और यल का मान आपका 11 है और इसका मान 7 है। ठीक है, 11। यल का मान कितना है आप देखिए, यल का मान 11 है और ये हमने 7 लिखा है, गलत लिखा है, 7 नहीं 10 है। ठीक है, इसका मान 10 है। अब काट दीजिए, कैंसिल कर दी, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा 11 10 कितना होता है 21। 7 से इसको डिवाइड कर दे, 7 3 21, मतलब अपने पास 22 × 10 × 3 है, 220 × 3 660 है। तो 660 सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस तरह से आपसे पूछ सकता है। अगर आयतन पूछ लेता वॉल्यूम तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर एच फाइंड करना पड़ता, हाइट, जो कि पाइथागोरस से निकल जाता। ठीक है, तो फिलहाल हमको कोण का प्रश्न हमसे एग्जाम में मिल सकता है, शंकु का। इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखिए। 660 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट सोल्यूशन होगा। 5वां क्वेश्चन डन होता है। छठे पर आइए। भाग के एक प्रश्न में भाजक मतलब डिवीजर, जो भाग देता है वो भाजक कहलाता है। भागफल मतलब जो बार जाता है, कोसेंट कहलाता है, का 4 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है। भाजक अगर आपका जो है 20 है तो भागफल 4 गुना, मतलब 4 पंचे 20, 5 हो जाएगा। मतलब भागफल यदि 5 है तो भाजक 5 के 20 होगा। जो भाग दे रहा है वो भागफल से ज्यादा है 4 गुना। और शेषफल का क्या है 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना। अगर शेषफल 15 है तो भाजक अपना 15 × 3 = 45 है। और शेषफल यदि 20 है तो 20 × 3 = 60 है। ओरल हो जाएगा। तो भाज्य मतलब डिविडेंड, जिसमें भाग दिया जा रहा है, जिस नंबर को भाग दिया जा रहा है उसको बताना है। तो नियम देखो ये होता है, कोई नंबर है, इसको एक भाजक भाग देता है, एक भागफल आता है, एक रिमाइंडर बचता है। तो आप इस नंबर के बारे में पहले जान लीजिए। यह नंबर अगर हमको कभी निकालना पड़े तो भाजक ए, भागफल बी प्लस शेषफल, यही सूत्र होता है। हम सब स्कूल से पढ़ते आ रहे कक्षा 5 से, और सबको पता होगा। अब इस रिमाइंडर का मान दिया है 20। देखो प्रश्न में रिमाइंडर दिया है 20 और कह रहा भाजक जो है रिमाइंडर का 3 गुना है। 3 से गुणा कर दें तो ये हो गया 60, और इसका 4 गुना है, इसका 4 गुना है, तो 4 से इसको भाग कर देते हो गया 15। सब आगे करेक्ट। अब आपको जैसे यन निकालना है तो लिखिए भाजक मतलब 60, भागफल 15, शेषफल 20, 15 छक्के 90, 900 + 20। यन का मान कितना हो गया बताएं 920। तो 920 इसका राइट सोल्यूशन है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 920। डी ऑप्शन छठे प्रश्न का करेक्ट सोल्यूशन है, आप सभी लोग नोट करें। तो छठा प्रश्न 920 है, डी ऑप्शन है। आप सभी लोग प्लीज उतारिए, इस प्रश्न का सही सोल्यूशन करिए, कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहिए। और सही कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके, आपके रिस्पॉन्स रिजल्ट दिख रहा है, जब कमेंट्स दिखते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे प्रश्नों पर अपनी कनेक्टिविटी बनाइए। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। साधारण ब्याज, ये सिंपल इंटरेस्ट सही में सिंपल होता है ना, और चक्रवृद्धि ब्याज सही में चक्रवृद्धि होता है, उसमें चक्र लगा रहता है अजीब सा। पर निवेशित धन, कोई धन है जो निवेश किया जा रहा है, एक राशि 19 वर्षों में, मतलब अगर हम कोई पैसा अपने किसी एक इनकम को या किसी अपनी सेविंग को साधारण ब्याज के आधार पर कहीं जमा कर रहे हैं, तो 19 साल में अपने आप की 3 गुना हो जाएगी। मतलब अगर आप 1 रुपए जमा करेंगे 3 रुपए प्राप्त होगा, 10 रुपए जमा करेंगे 30 रुपए प्राप्त होगा, 20 जमा करेंगे तो 60 रुपए प्राप्त होगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ब्याज कितना, भाई गुना कब होता है, जब ब्याज मूलधन में जुड़ता है। जैसे अगर 10 से अगर 30 हो रहा है तो 20 रुपए का ब्याज ऐड हुआ है। 10 + 20, क्योंकि 10 तो आप ही का था, 20 जुड़ा तो 30 हुआ ना। 1 रुपए अगर 3 रुपए होगा तो 1 से 3 होना मतलब 2 ऐड होना। 1 रुपए तो आपका ही था, 2 ब्याज के तौर पर ऐड हुआ, तभी तो 3 हुआ। लेकिन कह रहा उसी ब्याज दर पर हम ये चाहते हैं कि यह पैसा अपने आप का 21 गुना हो जाए। अब 21 गुना हो जाए तो कितने सालों में होगा, कितने वर्षों में होगा, ये बताना है। शायद आप जीवित रहें कि ना रहें, कि आपकी कौन सी जनरेशन पाए पता ही नहीं चले। मैं बता रहा हूं, देखिए ये आपका मूलधन है, ठीक है, और यहां से यह अमाउंट हुआ है, मूलधन से क्या हुआ है, अमाउंट हुआ है। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिए। अगर हमने कहीं पर 1 रुपए जमा किया था, 1 रुपए, 1 से 3 हुआ है, लेकिन कितने सालों में हुआ, देखिए 19 वर्षों में हुआ है। 19 वर्ष में 3 गुना हुआ है, करेक्ट करिए। अब 3 गुना हुआ है तो इसका मतलब ब्याज कितना ऐड हुआ बताएं, ब्याज 2 रुपए ऐड हुआ है। 1 + 2 बराबर ही तो 3 होता है।
बट हमारी इच्छा है कि यह पैसा हमारा 19 मतलब 3 गुने पे बहुत खुश नहीं है, ये चाहता है कि यह पैसा कितना हो जाए, 21 गुना हो जाए, 21 गुना अमाउंट हो जाए। तो मतलब उसकी इच्छा है ब्याज 20 रुपए प्राप्त करने की। जो अभी तक 21 गुना होना है ना, तो ब्याज अगर 20 कहीं से जोड़ेगा तभी तो हो पाएगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये 2 रुपए का ब्याज हमें मिलता है 19 साल में। देखो 2 रुपए का ब्याज कितने साल में मिलता है, 19। और आपकी इच्छा क्या है, 20 रुपए का ब्याज। ये ब्याज चाहिए ना आपको, ये डिमांड है, तभी तो 21 हो पाएगा। तो 20 रुपए का ब्याज कितने साल में होगा, ये प्रश्न है। आइए साल करें। 2 से इसको डिवाइड करें 10 को 19 से गुणा करें 190, 190 वर्ष लगेगा। 190 वर्ष में यह पैसा अपने आप का क्या हो जाएगा बताइए, 21 गुना होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट सोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर डी, 190 वर्ष में यह पैसा अपने आप का कितना हो जाएगा बताइए, यह पैसा अपने आप का 21 गुना हो जाएगा। अब 190 साल बाद सोचो कि आप रहेंगे, कौन सी जनरेशन आपकी रहेगी, चौथी पांचवी, ठीक है। तो 7वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन यहां पर क्या होगा, डी ऑप्शन 190 करेक्ट आप उतारिए इस प्रश्न का सही सोल्यूशन करके। अगले प्रश्न पर आगे बढ़िए। औसत का शानदार सा क्वेश्चन है। औसत के बारे में बस पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पढ़ाने से इस प्रश्न का सॉल्यूशन करने से पहले, अगर आपका आ रहा है तो कमेंट करो। औसत सबको पता है कि औसत एक ऐसा सिंगल मान होता है जो पूरे ग्रुप के प्रत्येक मान का रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रतिनिधित्व करता है। औसत हमेशा योग बटा संख्या के बराबर होता है, योग बटा संख्या के बराबर होता है। 3 पर्सन है, एक का नाम P है, दूसरे का Q है, तीसरे का R है। इनका औसत भार 55 किलोग्राम है, तीनों का औसत भार कितना है, 55 किलोग्राम है। तो मैंने कहा कि P, अच्छा पहले पूरा पढ़ लेते हैं। यदि P और Q का औसत भार 49 किलोग्राम है, Q और R का औसत भार 50 किलोग्राम है, तो हमसे Q का भार पूछा गया है। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। अगर P, Q, R तीनों का औसत भार 55 है, तो श्योर कर लीजिए P प्लस Q प्लस R तीनों का भार 55 गुणे 3 होगा, अर्थात 165 होगा, 165 किलोग्राम होगा। जिसमें P प्लस Q अर्थात अगर P और Q को देखा जाए, इनका औसत भार 49 था, इनका भार 49 गुणे कितना होगा पता है, 2, कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा किलोग्राम। जबकि इसी में अगर आप सोचो, इसी में सोचो कि Q और R का जो औसत भार है वो आपको दिया है 50 ना, तो Q R का हो जाएगा 50 गुणे 2, 50 गुणे 2 मतलब 100 हो जाएगा, 100 किलोग्राम, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा। एक तो पहली बात, P अकेले है, ठीक है, Q अकेले है, R अकेले है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, क्योंकि Q 2 बार है, तो Q को आप 2Q लिख सकते हैं, और 2Q का एक Q पहले थोड़ा सा दूर रख दीजिए, इसको अलग, मतलब है तो फिलहाल ये पूरा इतना। अब इसका पूरा जोड़ 198 है, लेकिन आपको दिख रहा होगा, क्या इसमें दिख ये रहा होगा कि जो Q है 2 बार है, तो पहले आप 3 बार की बात करो, P प्लस Q प्लस R, इसका मान कितना है बताइए, 165, इसका मान 165 है। 165 प्लस Q बराबर आप देख पा रहे हैं 198 है, ठीक है। अब आपको Q का मान अगर निकालना है तो 198 से आप क्या कर दो, 165 घटा दो, 8 से 5 3 होता है, 9 से 6 3 होता है, 33 किलोग्राम होगा। Q का भार 33 किलोग्राम। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है। 8वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आप नोट करें, 33 किलोग्राम इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आशा करता हूं ये समझ में आपको आ गया होगा ना। चलो अब 8वें के बाद बढ़ते हैं 9वें पर आ जाइए। 9वां देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुए तो कंफ्यूज होंगे, नहीं आएगा प्रश्न। लिखा है √5 बराबर 2.236 है, ठीक। अब आपसे पूछा क्या है, √5/2 माइनस 10/√5 प्लस 125 रूट में, इसका मान आपको बताना है। √5 अगर कनेक्ट कर रहा है आपको तो आप देखिए बाकी चीजें सेट हो जाएंगी। कैसे देखिए समझिएगा, इसको √5/2 ही रहने दीजिए, नहीं इसका थोड़ा सा हम लोग को सिस्टम सेट करना होगा। ये √5 कितना है बताएं, 2 है, ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए। माइनस इसको देखिए क्या लिखा है, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो 10 गुणे √5 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, कर दिया, हाँ। और इसको आप जानते हैं कि 125 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, एक 5 बाहर आएगा, 5√5 हो जाएगा, 5√5 हो जाएगा। अब आप और सोल्यूशन कर डालिए, जैसे इसको पहले समझिए, दोनों मिलकर 5 होगा, और 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, मतलब ये हो गया √5 एक प्रकार से 1/2 √5 माइनस 2 √5 प्लस 5 √5। अगर मैं √5 को कॉमन कर लूं, √5 को कॉमन कर लिया,
तो 1/2 है, -2 है, +5 है। तो एक प्रकार 5 से 2 घटेगा, 3 में से 1/2 जुड़ेगा तो 3.5 हो जाएगा। मतलब 5 से 2 घटा 3 में ए आधे जुड़ा तो 3.5 हो गया। मतलब लिख सकता हूं मैं 3.5 का मतलब आप समझ ही गए होंगे 3.5 √5। अब 3.5 √5 का मतलब है 2 पॉइंट कितना बताएं, 2.236 है। 23 क्या है, 6 है। अब इसी का गुणा आपको करना होगा। 3.5 का गुणा 2.236 से करना है। 35 का गुणा एक प्रकार से करना है, ठीक है। 35 का गुणा आपको करना है इसके साथ। अब जब यह गुणा करेंगे तो आपको एग्जैक्टली सोल्यूशन देखिए कितना मिल जाता है। इसको ध्यान से देखिए। तो देखिए इसका गुणा क्या होगा। तो आइए अब इसको 3.5 को गुणा करते हैं इससे। इसका गुणा दो तरीके से हो सकता है। अगर हम इसको 3.5 3 + 0.5 कर दें और इसको हम लोग 2.236 से गुणा कर दें, क्योंकि 35 का पहाड़ा तो ऐसे आएगा नहीं आपको। तो हमको क्या करना चाहिए, 3 का जैसे पहले एक बार गुणा करके 0.5 से कर दें, दोनों को जोड़ दें। तो 0.5 से करने का मतलब आधा। जैसे अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख रहे हैं आप लोग, 3 गुणे 2.236 करेक्ट है, प्लस 0.5 मतलब 1/2 गुणे 2.236। इसका गुणा करिए, 3 × 18, 3 × 3 = 9, 1 10 के शून्य हाथ से ले, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6। अब इसमें आधा करिए, 2 से मतलब एक प्रकार से जैसे 0.5 लिखा ना, इसका मतलब 1/2 होता है। 2 से भाग करेंगे, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 8 16। आप जोड़ दीजिए इन दोनों को, 8 8 16 होता है, 1 1 2 होता है, ठीक है, और 6 7 1 8 होता है, और 6 1 7 7.826 है। ऑप्शन नंबर बी राइट सोल्यूशन है। तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए, एकदम करेक्ट सोल्यूशन इस प्रश्न का बनकर आएगा, ठीक है। तो 9वां प्रश्न आपका है बी ऑप्शन, 7.826 द राइट सोल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा, गलती होने की जिससे गुंजाइश ना रहे, और ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में हल करके आइए, क्योंकि थोड़े थोड़े से डाउट्स की वजह से ऐसे प्रश्न कंफ्यूज करते हैं और हम बड़ा देख करके छोड़ देते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। आराम से ऐसे प्रश्नों का सोल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। तो जैसा कि इस प्रश्न को देखने समझ में आ रहा है कि 350 किलोग्राम का कोई मतलब नहीं इस प्रश्न में। अगर उसको लेकर चलते हैं तो आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट करोगे। आप कोई ऐसी क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए जो क्वांटिटी थोड़ा आसानी से प्रश्न को हल करती दिखे। 130 रुपए प्रति केजी, अर्थात रेट कितना है चावल का, 130 रुपए प्रति केजी है, ठीक है। और उसने चावल की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, 350 किलोग्राम खरीदा था, बट इसको हम 10 किलोग्राम लेकर चलते हैं। 10 किलोग्राम से बहुत फायदा होगा, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले आप ये सोच लो कि अगर हम 130 रुपए की दर से 10 किलोग्राम चावल खरीदते हैं तो कुल कितना हमने खर्च किया था, 1300 रुपए। ये हमारी लागत थी एग्जैक्टली। मेरी इच्छा थी कि हम पूरा 90% का लाभ अर्जित कर लें। अगर 90% का आप लाभ अर्जित करोगे तो 90% मतलब 9/10 होता है, और 9/10 एक शून्य खत्म, 13 9 117, 1170 रुपए टोटल प्रॉफिट चाहिए उसे, कुल लाभ चाहिए, ठीक है। इतना उसको कुल लाभ की इच्छा है। अब इस लाभ को प्राप्त करने के लिए उसने बेचना शुरू किया। इस 10 किलोग्राम का 90% मतलब 9 किलोग्राम, 9 किलोग्राम को उसने 190 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, ठीक है। 190 रुपए प्रति केजी की दर से बेच दिया, तो उसको अभी तक प्राप्त हो चुका है 19 9 कितना होता है, 171, 1710 रुपए प्राप्त हो चुका है। सोचिए 1300 की लागत में उसे 1710 रुपए प्राप्त हो चुके हैं। तो अब तक उसने कितना लाभ, इस लाभ जहां उसको कमाना था इतना, उसमें वह कितना लाभ अर्जित कर चुका था। तो अगर सोचोगे तो आपको पता चल गया कि 1710 से अगर हम 1300 घटा देते हैं तो 410 रुपए का लाभ तो अभी तक अर्जित ही कर चुका था। अब उसमें जैसे पूछा था कि जो बचा भाग है, बचा मतलब 10%, अर्थात 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम का जो भाव आएगा वही रेट होगा, वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा, जो अभी हम क्वांटिटी निकाल देंगे। क्योंकि हमने 10 ऐसा आंकड़ा ही ले लिया था, उसका 90% हम बेच चुके थे और उसमें हमने लाभ भी कमा रखा था। 1300 की कुल लागत में हम 410 का लाभ अचीव कर चुके थे, जबकि अपने लाभ की इच्छा थी 1170 रुपए। एक प्रकार से जो मार्जिन बची है वो हमको यहीं से बतानी होगी, यहीं से सेट करनी होगी। अगर यह किलोग्राम कुछ होता, मान लो 2 होता, हम उसके साथ तुलना करके 1 किलोग्राम का रेट निकालते, क्योंकि ऑलरेडी 1 किलोग्राम है। तो जो वैल्यू आएगी वही उस 1 किलोग्राम की रेट होगी, अर्थात सेलिंग प्राइस होगा, मतलब उतने पे निर्धारित करना होगा। तो 1170 की डिमांड थी आपकी, 1170 की इच्छा थी। 1170 में आप 410 पहले से प्राप्त कर चुके हैं। 410 घटाइए, 7 से 1 6, 11 से 4 आपका कितना होता है 7। 760 रुपए पर केजी के हिसाब से अब बेचना पड़ेगा उसे। इतना महंगा करके भी आप सोचिए, कोई बड़ा ही आदमी होगा जो जाके खरीदेगा। बड़ा आदमी क्या, कौन खरीदेगा मुझे नहीं पता भाई। 760 रुपए पर केजी वाला चावल खाओ तो अच्छी बात है। हाँ, 130 ही बहुत ज्यादा है। 30-40 किलोग्राम रुपए वाला या खेत से अपने ही उपजा के खाना सही है। फिलहाल
10वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है। 760 रुपए पर केजी के हिसाब से उसे बचे चावल को अपने ग्राहकों में बेचना होगा, तब जाकर के वह उस टारगेट को, उस गोल को, जो 90% का लाभ उसे प्राप्त करना था, वह अचीव कर पाएगा। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये हो गया 10वां नंबर। अब हम आते हैं 11वें नंबर पर। 11वां देखिएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 750 मीटर लंबी एक ट्रेन है, रेलगाड़ी है। 59 सेकंड, सोचो 60 कर देता तो कितना बढ़िया था, 59 सेकंड में एक सुरंग को पार कर जाती है। सुरंग की लंबाई हमको बताने, देखो ये सुरंग थी, टनल। एक ट्रेन है, ट्रेन ए है, ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ है 750 मीटर, और ट्रेन की जो स्पीड है, देखो इसका ड्राइवर है, इसका गार्ड है, ट्रेन की जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यह सुरंग तक पहुंचती है पहले, ठीक है, सुरंग तक पहुंचती है, और सुरंग को क्रॉस करते 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 ऐसे क्रॉस हो जाती है। ये देखिए, क्रॉस होने का मतलब जब ड्राइवर यहां पहुंच जाए, सॉरी यहां, और गार्ड यहां, तो कहते हैं क्रॉस हो गई। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को, सुरंग को, खड़ी रेलगाड़ी को, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो अपनी लंबाई को उसकी लंबाई से जोड़ देती है। देखिए इसकी लेंथ अगर मान लो L1 है, इसकी लेंथ L2 है, तो टोटल लेंथ हो जाएगी L1 प्लस L2, ये टोटल लेंथ हो गई। पार करने में लगा समय बराबर उनकी लंबाइयों का जोड़ बटे चालों का, मतलब जो उनकी चाल है, चाल जो देखिए नियम ये होता है, पार करने में लगा समय बराबर L1 प्लस L2 डिवाइड बाई S, जो रेलगाड़ी की चाल है। रेलगाड़ी अपनी लंबाई और उस पुल की, सुरंग की, जो भी है हमारे पास ऑब्जेक्ट, उसकी लंबाई को जोड़ करके पार करेगी। तो यहां पर प्रश्न में क्या क्या दिया है, प्रश्न में ये दिया है कि पार, देखो ये लंबाई दोनों की हो गई। भाई लंबाई का मतलब ही एक प्रकार से दूरी होता है, और चाल मतलब आप सबको पता है स्पीड है ही है, और यह समय है, समय आपको दिया, अगर समय को हम चाल से गुणा कर दें तो इस दूरी के बराबर हो जाएगा। तो समय कितना लगा है, 59 सेकंड ना, और यहां पर समय के साथ साथ स्पीड कितनी थी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बस प्रॉब्लम है कि किलोमीटर प्रति घंटे में है, बाकी मीटर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में से लिखना पड़ेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम मीटर पर सेकंड में लिखते हैं तो 90 गुणे 5/18 लिखना होगा। 18 पंचे 90 होता है, 5 पचे 25 होता है, तो कुल मिला के यह हो जाएगा कितना बताइए, 25 हो जाएगा। कितना, 25। तो 59 गुणे आपको 25 करना होगा, L1 प्लस L2 के बराबर हो गया। अब इसमें रेलगाड़ी की लंबाई तो दिया है 750, इस सुरंग की लंबाई हमको, जैसे अगर हम कह दें कि इसे L2 कह दें, इसे L1 कह दें, तो इसे हम लोग, इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है, मतलब सुरंग की लंबाई को। ठीक है, आपको 25 गुणे 59 करना होगा, 25 9 225, 22 हो गया हासिल में, 25 पंचे 125 होता है, 125 22 147 होता है, तो 1475 है। 1475 से आप L2 निकालने के लिए, मतलब सुरंग की लंबाई निकालने के लिए घटा दीजिए 750 को, तो घटेगा तो 5 हो गया, 7 से 5 आपका 2 होता है, 14 से 7 7 होता है, एक प्रकार से 725 आएगा। 725 सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन 725 मीटर लंबी सुरंग है, जो 11वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन है सी ऑप्शन में। तो ऐसे प्रश्न आपको दिख सकते हैं, ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, और आप देखो तो आपने, बहुत सारे लोगों ने हमें 725 राइट सोल्यूशन दिया है। अच्छा प्रश्न था, आसान था, बस एक बार कोशिश करके आप उसका सोल्यूशन कर डालिए। 12वां नंबर देखिएगा, अरुण बाला चंद्रू ने साझेदारी का ऐसा प्रश्न अगर मिल जाए और आप कर लें तो बड़ा कॉन्फिडेंस रखिएगा। ठीक है, और साझेदारी आप जानते हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 3 पर्सन है, एक अरुण है, एक बाला है, एक चंद्रू है। ठीक है, एक साझेदारी की, ठीक है, एक साझेदारी किया। अरुण कुल पूंजी का 1/3 योगदान करता है। अरुण कुल पूंजी का जितना निवेश है उसका 1/3 इन्वेस्ट करता है, योगदान करता है, जबकि जो बाला होता है उतना योगदान देता है जितना अरुण और चंद्रू ने मिलकर दिया था। अरुण और चंद्रू जितना मिलकर योगदान देते हैं उतना बाला ने अकेले दिया था। यदि वर्ष के अंत में रुपए 84,000 का लाभ होता है तो चंद्रू का कितना धन प्राप्त हुआ, या कितना धन चंद्रू को हिस्से में मिला लाभ के रूप में। किसी व्यवसाय में, व्यापार में लाभ का अनुपात हमेशा निवेश के अनुपात के बराबर होता है। जो लाभ का अनुपात होगा निवेश के अनुपात के बराबर होगा। हम लोग देखें ध्यान से, अरुण, बाला और चंद्रू ने एक व्यापार किया, साझेदारी की। अरुण कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है। अब ऐसे में पूंजी आपको बनानी पड़ेगी। पूंजी आपको 3 सोचनी हो सकती है, 6 भी हो सकता है, बट ऐसा सोचिए जिससे 1/3 और चीजों से वह कैंसिल, मतलब 3 से कैंसिल। हम इसलिए 1/3 को 6 मान रहे हैं, या कोई संख्या को 6 मान रहे हैं, या कुल पूंजी को 6 या 3, जिसकी 3 से कट जाए 1/3। हालांकि आपके दिमाग में चल रहा होगा 3 भी तो कट जाता है, बट थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ने से चीजें, थोड़ा सा एक बड़ा डेटा लेने से कुछ चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा डेटा लीजिए। हमने कुल पूंजी को, टोटल इन्वेस्टमेंट को 6 माना। ठीक है, 6 माना। अब इसमें कहा कि 1/3 हिस्सा अरुण का ही है, 1/3 कर दीजिए। 1/3 मतलब 2 भाग अरुण का है। अब इसके बाद आगे बढ़िए,
इसने कहा कि जबकि बाला उतना योगदान करता है जितना अरुण और चंद्रू मिलकर करते हैं। अरुण तो ऑलरेडी 2 कर चुका है, अगर चंद्रू 1 करे तो बाला 3 करेगा। अब आप बोलो क्यों? क्योंकि 2 और 1 मिलकर के 3, अर्थात इनके निवेश का अनुपात ये हो गया 2 3 और 1, मतलब 2 भाग अरुण, 3 भाग बाला और 1 भाग चंद्रू। जो निवेश का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। इसलिए अगर कुल लाभ 84,000 हुआ है, इस लाभ का बंटवारा इसी निवेश के अनुपात से डिसाइड होगा। तो अनुपाती पदों को जोड़े, 2 3 5 1 6 होता है। 6 बराबर आप 84,000 कर दो, 1 बराबर 6 से भाग करें, 6 के 6, 6 चौके 24, 14,000 आएगा। यही चंद्रू का हिस्सा होगा। तो चंद्रू का भाग 14,000 है। यही राइट सोल्यूशन है जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया है। इस प्रश्न के लिए 12वें प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आपका 14,000 है। सभी लोग उतार लें, कंफर्म कर लें। आशा करता हूं समझ में आपको आ गया होगा। तो पार्टनरशिप का ऐसा प्रश्न आए तो आप जरूर अच्छे से इसको। तो आइए 13th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक वस्तु को रुपए 5,075 में बेचने से होने वाली जो हानि है, उसी वस्तु को रुपए 10,150 में बेचने से होने वाले लाभ का 45% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हम सबको पता है कि विक्रय मूल्य अगर ज्यादा होता है तो लाभ है और विक्रय मूल्य अगर कम होता है तो हानि है। 2 दाम में बेचा जा रहा है, एक तो 5,075, वो देखने से ही बहुत कम लग रहा है, जबकि उसकी तुलना में उसी वस्तु को अगर 10,150 में बेचा जा रहा है तो निश्चित तौर पे ज्यादा है, तो लाभ है। मतलब यह लाभ पर है और यह हानि पर है, और यही कहीं यहां पर बीच में क्रय मूल्य होगा। अब बीच में तो एग्जैक्ट नहीं होगा, एक बीच में तब होता है जब लाभ और हानि का अमाउंट इक्वल होता है। हालांकि 45% ही है तो लगभग बीच में कुछ ऐसा ही आएगा, लेकिन फिर भी तो डिफरेंट है। कहा है जो लाभ है, सॉरी जो हानि है, देखिए पढ़िएगा, हानि जो है लाभ का 45% है। तो 45% का मतलब होता है 9 बटे 5 9 45, 5 बिसाम में 100। इसका मतलब यदि लाभ 20 का है तो हानि 9 की है। यही है। 2 तरीके होते हैं, आप इसको इससे से गुणा कर दे, इसको इससे गुणा करके बटा 20 9 29 से भाग कर दे। 2 प्रकार से तिरछा गुणा कर दीजिए। आप इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, 20 9 29 से भाग कर दो, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितना क्रय मूल्य आया। बट ऐसा करने से हो सकता है, हालांकि बहुत टफ नहीं है, आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा अच्छा तरीका ये होता है कि आप इन दोनों का डिफरेंस कर दो। इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। डिफरेंस करिए कितने का? 10,150 से 5,075 को घटा दीजिए। 10 से 5 5 होता है, 14 से 7 7 होता है, 0 हो गया, 5 हो गया, 5,075 आया। 5,075 ये अंतर है दोनों के विक्रय मूल्यों का। तो दोनों से होने वाली लाभ और हानि का जो अंतर है, आप सोचो कितना है, बताइए। ऐसे सोचिए जैसे हम बीच में खड़े हैं, 9 की हानि 20 का लाभ, तो अंतर बोलो कितने का है? 29 का है। इस बात को ध्यान में देना होगा, नहीं सोचे कि अंतर 11 का आपको लगने लगे तो गलत है। 29 का अंतर है, मुझे इसको 29 से भाग करना होगा। जब मैं 29 से भाग करूंगा तो 1 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 1 का मान 175 आएगा, 1 का मान 175 आएगा। अब 1 का मान 175 आएगा तो एग्जैक्ट हानि अगर निकालनी है तो 9 से गुणा कर दे, या एग्जैक्ट लाभ निकालना है तो 20 से गुणा कर दे। तो उससे करना क्या होगा, फिलहाल मैं हानि निकाल के बताता हूं। 9 पचे 45, 9 सते 63, 63 4 67 की 7 हासिल 6, 9 1 के 9 6 15। इस 1575 रुपए की हानि को हम इस विक्रय मूल्य में जोड़ दें, ठीक है, तो हम एग्जैक्टली क्रय मूल्य पर आ जाएंगे। या तो देखिए हम 1575 को जोड़ेंगे यहां पर, या तो दूसरा काम कर लेते, हम 20 का मान निकाल लेते, 20 से गुणा करके और इससे घटा देते, तब भी वहीं पहुंच जाते। तो जोड़िए कितना होगा, 5 5 0 होता है, 7 7 14, 1 15 की 5 हासिल 1 होता है, 5 1 6 होगा, 6,650 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। सेम वही काम मैंने कहा ना, 20 से गुणा करके अगर इससे घटा देते तो भी आ जाता। तो 13th क्वेश्चन आपका डन होता है। राइट सोल्यूशन आपने देखा और आपके कमेंट्स भी दिख रहे हैं, बी ऑप्शन है 6,650, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर आइए, 14 नंबर। यक्स एक कार्य को 144, यूपीएसआई में ऐसा प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है जो टाइम एंड वर्क के बड़े डेटा पर आधारित होता है। यक्स एक कार्य को 144 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। वाई उसी कार्य को 240 दिनों में पूरा कर सकता है, ये भी सही है। जेड उसी कार्य को 320 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि तीनों पर्सन एक्स वाई जेड कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो उन्हें कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, टोटल डेज बताने हैं। यक्स कितने दिन में करता है कार्य को बताएं, 144 दिन में। वाई कितने दिन में करता है, 240 दिन में। जेड कितने दिन में करता है, 320 दिन में। करेक्ट है।
अब हम जनरल टाइम एंड वर्क में जब पढ़ते थे तो हम लोग भाई यही तो पढ़ाया जाता है कि आप टोटल वर्क बना लो, कैसे बना लो, ऐसी संख्या सोच लो जो दोनों से तीनों से कट जाए। अब भाई ये तो बस का नहीं है क्योंकि हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के चक्कर में अगर हम सोचेंगे तो निश्चित तौर पे टाइम लगने वाला है। आप ऐसी कंडीशंस में ये एचसीएफ निकालने पर ध्यान दिया करें। ऐसी कौन सी संख्या है जो प्रत्येक को डिवाइड कर सकेगी? तो 16 सबको काट सकेगी। मैंने कहा चलो 16 लिखते हैं। 16 9 144 होता है, 16 1 के 16 और 16 1 के 16 8 24 16 85 होगा। 5 यहां पर कितना कर दे 15 कर दे, 16 दूना 32 20 कर दे। इसी को टोटल वर्क मान लीजिए आप, ये टोटल वर्क है। अब हम सबकी क्षमताएं सोचेंगे। क्षमता देखिए कैसे, 144 से भाग करना है तो 16 9 144 मतलब 15 दूना 30, यहां 300 आएगा पर डे काम करने की क्षमता एक्स की। दूसरे की देखिएगा 240 मतलब 16 गुणे 15 था, 16 गुणे 15 था तो 20 गुणे 9 180 इसकी क्षमता हो जाएगी। इसी प्रकार से 16 गुणे 20 करने से 320 होता तो 15 9 135 इसकी क्षमता है। तीनों की क्षमता की बात किया जाए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, तो यहां पर तीनों की क्षमता तीनों जुड़ करके 300 एक 400 एक 500 और 80 30 600 10 600 एक प्रकार से जोड़ दीजिए प्रॉपरली। 5 है 8 3 11 एक हासिल 1 3 2 5 615 हो गई। कितनी हो गई? 615 तीनों की क्षमता है। समझ गए ना? मैं एक बार फिर से देख ला, 3 2 5 और 100 आप एक जोड़े तो यहां पर 615 हो रही है। 615 से एग्जैक्टली इसको भाग कर दीजिए। अब 615 से भाग करेंगे, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा भाग में। प्रॉपर कैसे देखिएगा, जैसे मैं इसको भाग दे पा रहा हूं किससे? 15 से। 15 चौके 60, 15 एक के 15 41 हो गया। अभी 41 से देख लीजिएगा यहां पर कोई भाग देने की स्थिति अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर डिवाइड करिए जैसे बनता है उसी हिसाब से सोचिए। अगर मैं इसको देख पा रहा हूं बाकी किसी से तो भाग देता 41 नजर नहीं आ रहा है क्योंकि 615 है। तो अब आप देखिए 16 दूना 32 320 है, 320 गुणे 9 कर दीजिए, 9 0 0 9 दूना 18 9 3 27 1 28 होता है। इसको 41 से भाग करें, 41 कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 1 के 7 होता है, 7 चौके 28 होता है। 287 हो गया 1 0 मतलब 70 सही 10 बटे 1 तो 41 होगा जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। आप भाग दे करके देख सकते हैं, 14वां नंबर आपका डन होता है। और ऐसे प्रश्नों को भी दिमाग में सेट कर लीजिए, माइंड में क्लियर कर लीजिए। आते हैं 15 पर। दो अलार्म घड़ियों के अलार्म घड़ियां हैं, उनके अलार्म 72 सेकंड और 80 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं। 72 सेकंड बाद पहला बजता है, दूसरा 80 सेकंड के बाद बजता है। यदि वे पहली बार 6 बजे एक साथ बज रहे थे, बीप कर रहे थे, तो फिर से दोबारा कितने बजे वे एक अगली बार? जैसे होता नहीं कि एक पर्सन जो है 2 अलार्म लगाया, पहला अलार्म बजा, इसके 72 सेकंड बाद बजेगा। दूसरा अलार्म जो है अब बजा है तो 80 सेकंड बाद बजेगा। इस समय सुबह के 6 बज रहे थे, दोनों अलार्म बज रहे हैं, बीप बीप कर रहे हैं, उनकी अलग अलग धुन है, अलग अलग टोन से बज रहे हैं। ये क्या करेगा? अगले 72 सेकंड बाद बजेगा और ये क्या करेगा? अगले 80 सेकंड बाद बजेगा। अब हमको ये पता करना है कि ऐसा क्या टाइम होगा घड़ी में जब वो फिर से एक साथ बजेगा। ठीक है, उस समय फिर से। तो इसके लिए हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम सोचते हैं, 72 और 80 का एलसीएम सोचते हैं। एक ऐसी संख्या सोचते हैं जो दोनों से कट जाए। तो 72 और 80 के लिए जैसे अगर हम सोचें तो यह तो 80 है ही है, यह 8 9 72 है, 8 इसमें पूरा समाया है। अगर हम इसको इससे गुणा कर दें 720 सेकंड आएगा। 720 सेकंड बाद वे एक साथ फिर से बजेंगे, मतलब एलसीएम 720 आया है। 720 सेकंड बाद वे लोग फिर से एक साथ बजेंगे। अब 720 सेकंड है और हम लोग देख रहे हैं 6 बज रहे थे उस समय, तो 6 से आगे बढ़ेंगे तो मिनट की तरफ बढ़ेंगे। तो हमको सबको पता है कि 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकंड होता है। तो अगर मैं इसको 60 से भाग कर दूं इसको, तो यह 6 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 से भाग करने पर, सॉरी 12 मिनट, नॉट 6 मिनट, 12 छंगे 72 होता है, 12 मिनट हो जाएगा। मतलब 6 बजे 7 बजी थी तो 12 मिनट बाद 6:12 या 6:12 AM होगा जब वे लोग फिर से एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाया है तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। तो 6:12 AM पर वे लोग फिर साथ बजेंगी। एलसीएम निकालिए, मिनट में कन्वर्ट करिए, 6 बजे से आगे उतने ही मिनट प्रोसीड कर जाइए। 6:12 AM राइट सोल्यूशन 15वें प्रश्न का सामने बनकर आ रहा है। एकदम उतार लीजिए, अच्छे से कंफर्म करिए। अगले प्रश्न पर आइए। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक, एक व्यक्ति अपने घर नहीं हॉस्टल
से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाते हुए जाता है। ठीक है, जब वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो अपने कॉलेज हॉस्टल से कॉलेज तक 17.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। मतलब एक टाइम लगा था कितने बजे तुम्हें पहुंचना है कॉलेज में, लेकिन बेचारा जिस दिन साइकिल तेज नहीं चला पाया, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया, उस दिन 17.5 मिनट देरी से पहुंचा। जो निर्धारित समय था, अगर वही समय पर मतलब उसी दिन उसी निर्धारित समय को अचीव करने के लिए अगर उसने अपनी गति 24 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी तो वह 17.5 मिनट जल्दी ही पहुंच जाएगा। लीजिए, एक टाइम जो था उसने प्लान किया था उससे 17.5 मिनट एक बार देरी से पहुंचा है जब उसकी गति इतनी थी, एक बार 17.5 मिनट देर से पहुंचा है। मिनट है, मिनट देर से पहुंचा है जब उसने स्पीड को इतनी कर दी है। तो एक प्रकार से देखा जाए दोनों के समयों में ठीक ठाक अंतर है 35 मिनट का। अब देखो, इस समय आपको एक बात जानना चाहिए कि जो अलग अलग स्पीड थी, दूरी तो एक ही थी, कॉलेज से हॉस्टल दोनों परिस्थितियों में एक ही थी, बस उसमें क्या था कि उसकी स्पीड अलग अलग थी। एक बार स्पीड उसकी 20 थी, एक बार स्पीड उसकी 24 थी। दुनिया में हर व्यक्ति को पता होगा कि चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये समयों का अंतर है, तो हमें चाल से समय पर जाना होगा। कैसे देखिएगा, यहां पर हम चालों का अनुपात 4 देखो, 4 पंचे 20, 4 छंगे 24, 5:6 पा रहे हैं। अगर मैं इसी को समयों के अनुपात में कन्वर्ट करूं तो समयों का अनुपात 6:5 हो जाएगा। समयों का अनुपात क्या हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। समयों में अंतर कितने का है बताएं? 1 का है। और रियलिटी में अंतर कितने का है? 17.5 का है। सॉरी, 17 और 17.5 34, 35 का है। 1 बराबर 35 है। अब किसी एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए या किसी एक समय उसकी पकड़ लीजिए, जब वो देरी से जाता था या पहले जाता था, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि हॉस्टल से कॉलेज की दूरी क्या है। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अगर मैं उसके द्वारा किसी एक मोड में जब 20 की चाल से चला था या 25 की चाल से चला था, चाल तो तय थी, अगर मैं समय निकाल लूं तो चाल से गुणा करने पे तो आ ही जाएगा ना कि दूरी क्या होगी, क्योंकि सबको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो 1 का अंतर है पहले के समय और अब के समय में। रियलिटी में 1 का, बट एक्चुअली में रेशियो में 1 का, बट एक्चुअली में 35 मिनट का अंतर है। तो समय उसका लगता कितना था बताइए? अगर क्योंकि हम चाल किलोमीटर प्रति घंटे में देख रहे हैं, यह मिनट है, तो मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट करें, 35/60 कर दें। अब इसको अगर हम इससे, इसका जो समय है इस वाली चाल का, इससे अगर हम गुणा करें तो रियलिटी में उसको 3.5 या 3.5 मिनट या 35/10 कह सकते हैं। 35/10 कह दीजिए। 35/10 मिनट उसने साइकिल चलाई थी। 35/10 मिनट उसने साइकिल, घंटे चलाई थी, नॉट मिनट, क्योंकि मिनट को तो हम घंटे में कन्वर्ट कर चुके हैं। कितने घंटे उसने साइकिल चलाई थी? अब किस गति से चलाई थी? उसकी गति थी 20। तो अब उसकी डिस्टेंस अगर निकालनी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है 20 और टाइम कितना लगाया है 35/10। 10 दूना 20, 35 दूना 70। 70 किलोमीटर था कॉलेज से, हॉस्टल से। बहुत दूर था यार, पता नहीं कैसे हॉस्टल लिया था। घर होता गांव तो समझ में आता भी। 70 किलोमीटर उसका घर उसके हॉस्टल से, उसका कॉलेज उसके हॉस्टल से दूर था। तो 16वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। ध्यान से देख लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। 17 नंबर देखिएगा। ये प्रश्न अभी हाल ही के जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा, बहुत लोग कंफ्यूजन में थे। इसी टाइप से था, फिलहाल यहां पर एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन इसी टाइप से था। किसंत ने अपने 2 बेटों के लिए रुपए 52,500 की वसीयत छोड़ी, पैसा छोड़ दिया कि दोनों बेटे बांट ले। बच्चों की उम्र 18 और 19 साल की थी। बेटों की उम्र 18 और 19 साल की थी। पहला 18 का था, दूसरा 19 का था। 10% की चक्रवृद्धि ब्याज से, मतलब जहां पे छोड़ा था वहां पर उस जहां पे निवेशक कंपनी जहां पे उसने पैसे लगाए रखे थे, कहा था कि भैया आप रखे रहो पैसे, चिंता मत करो, हम 10% की ब्याज दर से ब्याज देंगे। और 21 साल होने पर उन बच्चों को वह पैसा सुपुर्द करना है। 21 वर्ष होने पर, 21 वर्ष होना है तो 18 वाले को 3 साल आगे बढ़ना होगा और 19 वाले को 2 ही साल आगे बढ़ना होगा। ठीक है, 2 ही साल बाद वह 21 का हो जाएगा। कहा है कि ऐसी स्थिति हो कि उन्हें बराबर बराबर राशि मिले, ऐसा नहीं किसी को कम मिले किसी को ज्यादा मिले। ठीक है, छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा, इस समय का हिस्सा कितना है? ठीक है, छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा कितना है ये आपको बताना है। मैं इसका तरीका आपको सिंपल बताता हूं, बहुत ध्यान से इसको कंफर्म करिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। आप सबको पता है इसका जो निवेश होगा वो 2 साल का होगा। इसका जो निवेश होगा वह 3 साल का होगा।
अंतर दोनों में अगर देखा जाए तो 1 साल का है, 1 वर्ष का। एक बात ऐसा होता है ना, जैसे अगर कोई ज्यादा साल का है और उसको वहीं पहुंचना है, बराबर धन पे पहुंचना है, कम साल वाले को भी पहुंचना है, तो कम साल वाले के पास ज्यादा समय है, सॉरी कम उम्र वाले बच्चे के पास ज्यादा समय है और ज्यादा उम्र वाले के पास कम समय है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर इसका पैसा कम रहेगा, इसका पैसा ज्यादा रहेगा, तभी वह 2 साल में उतना अचीव कर पाएगा जितना वह 3 साल में अचीव करेगा। अब हमको यहां पर यही बताना है कि दोनों को जब मिले तो बराबर मिले, ऐसी कंडीशन में अभी छोटे बच्चे के ऊपर कितना पैसा लगाया गया है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, ये आपको बताना है। समझ रहे? यही आपको डिसाइड करना है और इसी को आपने कंफर्म कर लिया तो प्रश्न में कोई दिक्कत की बात ही नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर हम 10% की ब्याज दर सोच रहे हैं तो 10% को हम जानते हैं 10 से 11 होना। 10% को क्या जानते हैं? 1/10, 10 से 11, 10 से 11 होना, मतलब एक प्रकार से 100 से 121 होना, अर्थात 21% आना। कितना आना? 21%। मेरा ये बताने का सेंस है भाई, इसको तो 3 बार में वही मिल रहा है, 3 बार में वही मिल रहा है, लेकिन इसको 2 साल में वही मिल रहा है। ठीक है, या वही नहीं, वहां तक पहुंच जा रहा, वही मिलना अलग बात है, वहां तक पहुंच जाना अलग बात है। आपको बस यही ध्यान देना है कि जो 21% है, 21%, उसकी तुलना आप 10% से कर दो, आपका एग्जैक्टली सेट हो जाएगा। भाई एक साल का गैप है ना, 1 साल, पहले साल तो दोनों का 10-10 ही परसेंट जाएगा, पहले साल इसका भी 10% रहेगा, उसका भी 10% रहेगा, लेकिन अगले साल अगर देखा जाए तो उसका 21 हो जाएगा, बट उसका पहला निकाल दे तो आगे भी 21%। एक तरह से दोनों में 10% का डिफरेंस है। अब इस 21% की तुलना तुरंत आप किससे कर दे पता है? 52,500 से कर दे और आप 10% का मान निकाल दे, आपको छोटे वाले का कंफर्म हो जाएगा। 21 से देखिए, 21 दूना 42 होता है, 21 दूना 42 होता है, 10, 21 पंचे होता है, 500 कर दीजिए, इसका गुणा कर दे 25,000, इसका धन 25,000 होगा। देखिए मैंने वैसे भी कहा था छोटे वाले को कम देना है, बड़े वाले को ज्यादा देना पड़ेगा, तभी अचीव कर पाएगा। तो राइट सोल्यूशन अगर आपने 25,000 लगाया है तो एकदम सही लगाया है, 25,000 इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग देख लीजिए, तय कर लीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्नों के लिए अपनी तैयारी खूब मजबूत कर लीजिए और आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है। 18 नंबर देखिए, 16% की छूट के बाद एक टेबल का मूल्य, विक्रय मूल्य 22,680 रुपए है, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, तो सीधी सी बात है, क्रय मूल्य आपको बताना है। बढ़िया प्रश्न है, फिलहाल थोड़ा सा घुमाया और कुछ नहीं है। 16% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य इतना है। 16% की छूट के बाद मतलब एक प्रकार से छूट किस पर दी जाती है, कोई बताए? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अगर इसने कहा 16% की छूट, ध्यान से देखिएगा, 16% की छूट, इसका मतलब है 4 चौके 16, 4 25, इसका मतलब है कि अगर 25 है अंकित मूल्य तो 4 की है छूट और 25 में से 4 निकलेगा, 21 होगा विक्रय मूल्य। कितना विक्रय मूल्य क्या होगा? 21। उस 21 का मान हम लोग को दिया है, कितना दिया है? 22,680। हम चाहें तो यहां पर अंकित मूल्य निकाल लें, 25 का मान, कितना? 25 का मान। 21 1 के 21 हुआ, 1 6 8, 8 से कर दें तो मेरे ख्याल से 8 बार जाएगा, 180। 25 से गुणा करें, 0, 18 पंचे 90, 9, 18 दूना 36, 9, 36 9 45। एक सेकंड फिर से चेक कर लीजिए, 21 1 के 21, 1 6 हुआ, यहां 0 लगाना चाहिए था अपने को, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होगा। ये देखिए आप सही है, 21 1 के 21, 1 हुआ, 6 हुआ, कम है, 0 बढ़ाइए तब 8 है, अब सही है। अब 25 से गुणा करिए, 25 0 0, 25 8 200, 0 हासिल 20, हासिल 20 होगा ना, तो आप एक प्रकार से गुणा कर रहे हैं, एक 0 ऐसे बढ़ा लीजिए, 25 8 आपका 200 होता, 0 हासिल 20, 25 0 0, 20 0 हासिल 2, 25 1 के 25, 2 27। ये उस वस्तु का अंकित मूल्य था। लेकिन प्रश्न पढ़िए, क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 75% है, इसी का 75% कर दें, मतलब 3/4 कर दें, तो आप लिखिए 27,000 था, गुणे 3/4 कर दें, 4 से डिवाइड करें, 4 छंगे 24, 4 छंगे 24, 3 0, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 0 गुणा कर दे 3 से, 0 3 पचे 15, 3 सते 21, 1 22 के 2 हासिल 2, 3 छंगे 18, 2 20, 20,250 रुपए, 20,250 उसका क्रय मूल्य था, जो आप वस्तु देख रहे थे, जिस पर अगर 16% की छूट पर बेचा जा रहा था तो उसे कितने में बेचा जा रहा था? 22,680 में बेचा जा रहा था। ये 18वां प्रश्न होता है। 19 पर आ जाइए,
मुकेश, योगेश और सुरेश के वेतन 3, 4 और 5 के अनुपात में है। किसमें? 3, 4, 5 के अनुपात में है। ठीक है, उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25%, 20% की वृद्धि हुई। यदि उनका संशोधित वेतन का मूल राशि 28,600 हो गया तो मुकेश का मूल वेतन क्या था? मुकेश का प्रारंभिक वेतन कितना था, ये आपको बताना है। अब आप देखिए इस प्रश्न को कैसे सोचेंगे भाई। अगर जैसे यहां पर हम सोचे 3 पर्सन है, एक मुकेश है, योगेश है, सुरेश है। इनका जो वेतन का रेशियो था 3, 4 और 5 था, बट इसको लेकर चलेंगे तो बहुत ही कंफ्यूजन है। आप थोड़ा सा संख्या बढ़ा ले, इसको 30 कर दे, इसको 40 कर दे, अपनी मर्जी से आप इसको 100, 300, 400, 500 भी कर सकते हैं। कह रहा है कि अब उसने क्या किया, प्रत्येक के वेतन को बढ़ाया। जैसे इसका 10% अगर बढ़ेगा 10%, तो 3 बढ़ेगा 33 होगा। इसका 25% 1/4 होता है, 25% 1/4 होता है, 4 बढ़ेगा 44 होगा 25% बढ़ने पर। इसमें 20% 1/5, 5 से डिवाइड करिए तो एक प्रकार से 10 बढ़ेगा। अगर 25% बढ़ रहा है तो 10 बढ़कर 60 होगा। अब उनके वेतन, संशोधित वेतन इतने हो गए 33, 44 और 60। और यह 33, 44, 60 के फॉर्म में हो गया, जो होकर कितना हो गया 28,600। इन अनुपाती पदों को जोड़ दें। ठीक है, जोड़िए कितना होता है 60, 40, 100, 130, 33, 137। 137 का मान 28,600 है। 28,000 क्या है 600 है। आपसे पूछा क्या गया है, अब 133 43 होगा, 60, 40, 100 कैसे होगा, 10, 3, 33 हो गया। अगर देखो तो 40 कितना हो जाएगा, ये हमने गलत लिखा है। 25% कितना होगा, 4 दहाम में 10 होना चाहिए ना, तो यहां पर 44 नहीं बल्कि 50 होना चाहिए, 50 होना चाहिए ना। एक प्रकार से अगर हम 40 लिए हैं तो 40 का 25% 1/4 होता है, 4 दाम में 40, 10 होगा, इस हिसाब से 50 हो गए। अब यहां पर 143 आएगा, नहीं तो गलत हो जाता है, 143 हो जाता है ना, 143। 143 का मान अगर इतना है तो 1 का मान 200 होगा, 2 बार चला जाएगा 286। अब हमसे पूछा है कि मुकेश का मूल वेतन, तो मुकेश का मूल वेतन कितना था बताएं 3। तो मुकेश का मूल वेतन 3 था, बट बनाया कितना आपने 30, तो आपको 30 लेना होगा। 30 से गुणा कर दें, 3 जीरो हो गए, 3 दूना 6, कितना हो गया 6,000 रुपए। मुकेश का मूल वेतन कितना था 6,000, पूरा ओरिजिनल वेतन 6,000 इसका राइट सोल्यूशन है। समझ रहे हैं? इस हिसाब से देखिए, कुछ लोग गलती से 33 भी अप्लाई कर सकते हैं, 6600 भी आ सकता है, और आया भी है बहुत लोगों का, लेकिन राइट सोल्यूशन इसका 6,000 है। अब हम लोग बढ़ते हैं और पहुंचते हैं 20 नंबर पर। पाइप ए जो है किसी टैंक को 744 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी उसी टैंक को 930 मिनटों में खाली कर सकता है। नल को भरना, टंकी को भरना और खाली करने का कॉन्सेप्ट है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? मतलब एक प्रकार से भरने वाले की क्षमता ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वह जल्दी भर देता है, और खाली करने वाले की क्षमता कम है, क्यों? क्योंकि वह देरी से खाली कर पाता है। बस आपको इतना समझना है कि डेटा उसी तरह से जैसे भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये भरने का काम करता है, ये खाली करने का काम करता है। ये 744 मिनट में भर देता है, यह 930 मिनट में खाली कर देता है। अब इस हिसाब से टैंक की कुल क्षमता सोचनी होगी, टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी एक ऐसी संख्या होगी जो प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 700 मतलब अब पूर्णतः विभाजित होना मतलब एक प्रकार से एलसीएम सोचना। फिलहाल यहां भी एलसीएम से आपका काम तो चलने वाला नहीं, या चल भी जाएगा तो पाएंगे कैसे? मतलब आप निकाल लो तो बड़ी अच्छी बात है। अब निकालने के लिए देखो एचसीएफ पर भी आप दिमाग लगाओ। एचसीएफ के लिए डिफरेंस सोचिए, मैं आपको श्योर बता रहा हूं, डिफरेंस सोचिए तो शायद आपका चीजें सेट हो जाए। जैसे अगर हम एचसीएफ सोचें कि ऐसी संख्या जो प्रत्येक से पूर्णतः कट जाए, प्रत्येक को पूर्णतः काट दे, दोनों का डिफरेंस देखिए 10 से 4 6 होता है, और ये आपका 12 से 4 8 होता है, 186 देखो जा रहा है कि नहीं सबसे, मतलब सबको काट सकता है कि नहीं। 186 4 बार देखिए, 4 छंगे 24, 4 अठे 32, 2 34, 4 1 4, 4 3 7, सही है। 186 इन दोनों का एचसीएफ होगा। गुड़े कितनी बार जाएगा? 4 बार, गुड़े मेरे ख्याल से 5 बार। ठीक है, ये देखिए ये टोटल कैपेसिटी हो गई टंकी की। अब भरने वाला हर घंटे कितना पानी डालेगा? 784 मतलब 44 मतलब इतना, इनका गुणा करो 744 मतलब 5 लीटर, और यह क्या करेगा 930 मतलब 930 भाग करने का अर्थात इनसे गुणा करो, इनसे भाग करो तो 4 लीटर पानी निकलेगा। ठीक है, 4 लीटर पानी निकलेगा, 5 लीटर पानी पड़ेगा, तो 1 लीटर पानी ही अवेलेबल होगा अगर दोनों साथ में कंबाइन होते हैं। 1 लीटर पानी ही अवेलेबल होगा हर घंटे,
तो अब एक घंटे में आप ध्यान से देखिए, इसमें हमसे जैसे घंटे का पूछा गया है लेकिन शुरुआत में मिनट दिया हुआ था। तो अब यहां पर हम लोगों को जैसे इस समय अगर 1 है नीचे, तो ये हमारे पास जो टाइम आ रहा है घंटे में आ रहा है, इसको मिनट ये जो टाइम आ रहा है मिनट में आ रहा है, इसको हमें घंटे में कन्वर्ट करना होगा। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से आपको भाग करना होगा, और 60 से जब भाग करेंगे देखिए कैसे होगा। 5 चौके 20, 3 60 होता है, 3 से 3 छंगे 18, 3 1 दूना 6 होता है। 62 घंटे में टंकी आपकी भर जाएगी। इस कंडीशन में राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है। अगर किया है तो बहुत बढ़िया है, सबने सही किया है, बहुत अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। अब आती है डीआई ना, डीआई आपने देखा होगा 21 से 25 तक के प्रश्न हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। दिए गए पाई चार्ट, एक पाई चार्ट आपको दिया है, तालिका एक टेबल दिया है, अध्ययन करना है, प्रश्नों का उत्तर देना। एक संगठन में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत और उनमें पुरुषों की संख्या दिया है। कर्मचारियों की कुल संख्या 800 है। बिक्री विभाग में 24%, लेखा में 16%, उत्पादन में 35%, मानव समाधान में 5%, आईटी में 20%। इस प्रकार से परसेंटेज दिया है, जहां से हम प्रत्येक विभाग में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं वो बता सकता हूं। उसके बाद प्रत्येक विभाग में कितने पुरुष कर्मचारी हैं उसकी संख्या दिया है, वहां से महिला कर्मचारियों की संख्या। जैसे एक अगर उठा लीजिए, मान लीजिए बिक्री की तरफ चलते हैं, तो बिक्री 24% है, 24/100 कर दें, गुणे 800 कर दें, 2 जीरो खत्म, 8 चौके 32, 8 दूना 16, 3 19, 192 टोटल कर्मचारी हैं। उसमें पुरुष कितना है 164, ये टोटल है। ये मेल और फीमेल देखिए कितना होगा, 12 से 4 8 होता है, 8 से तो 24, 28 यहां पर फीमेल है। इस तरह से हम सोच सकते हैं। आप प्रश्न देखिए, डिमांड देखिए, मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का मानव संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से संबंधित अनुपात क्या है। मानव संसाधन कहां है, मानव संसाधन ए है 5%, तो 5% मतलब 5/100, गुणे कितना कर दें 800, खत्म 8 पंचे 40, तो टोटल ही 40 है। इसमें पुरुष कितने हैं मानव संसाधन में 12, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी 40 - 12, 28 हो गई, ये महिलाएं हो गई। अब कहा है मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, जो कि कितनी हो गई 28, और यहां पर टोटल कितने कार्यरत हैं 40। अनुपात क्या होगा 4 सते 28, 4 धाम में 40, 7:10 है। 7:10 ऑप्शन नंबर ए राइट सोल्यूशन है। ठीक है, किया है आप लोगों ने तो सही है, करेक्ट। आगे बढ़ता हूं। बिक्री विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या का, बिक्री विभाग है और इसमें पुरुष कर्मचारियों की संख्या का, बिक्री विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत क्या है। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बिक्री में अभी हमने निकाला भी था, 24% है तो 24/100 है, गुणे आप कर दो 800, जीरो खत्म हो गया, 8 चौके 32, 8 दूना 16, 3 19, 192 है। पुरुष कितने हैं इसमें 164 है, 164 गुणे 100/192 कर दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा जब ऐसे डेटा रहते हैं तो डाउट तो रहता ही रहता सबको। ठीक है, मैं क्या करूंगा, लमसम डेटा के हिसाब से चलूंगा, उस हिसाब से मैं आपको बता दूं। मैं इसको लिखूंगा 170 और इसको लिखूंगा 200, इससे इसको भाग करूंगा 2 आएगा, 2 से भाग करूंगा 2 8 16, 2 पंचे 10, 85 के आसपास जाऊंगा तो 85.42 इसके लिए राइट सोल्यूशन में मानूंगा इसका। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आप लोग कहने से आप लोग कह भी रहे होंगे कि पता नहीं सही है कि नहीं, रिस्क लेने में डर लगता है, क्यों लगता है कि नहीं, और पता चले हम इतना तामझाम सोच लिए और शायद ही गलत हो जाए तो फिर कहोगे आप लोग कि सर गलत कर दिया। चलो मैं देख लेता हूं भाई, सही है यार, कभी रिस्क मेरा गलत नहीं हो सकता। हाँ सही है, राइट सोल्यूशन 85.42 है, एकदम सही है। मैंने अपने हिसाब से देखो 7 इसमें बढ़ा दिया, 6 इसमें बढ़ा दिया, 8 इसमें बढ़ा दिया, लमसम पहुंच जाते हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी होती है। इतना तो कॉन्फिडेंस सही है डीआई पर, बाकी हो या ना हो। हाँ अगला देखिए, संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या में, संगठन में कुल कितने काम कर रहे हैं 800। आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की प्रतिशत है। ठीक है, आईटी में चलते हैं, आईटी है 20%, 1/5 होता है 20%, गुणे 800 कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, 160। 160 तो काम करते हैं आईटी में, उसमें भी पुरुष कितने काम करते हैं 74, महिलाएं 160 में से 74 घटा दें, 10 से 4 6 होता है, 15 से 7 86 हो गया, महिलाएं 86 हैं। 86 800 का 10% के आसपास है, 86 लिखो, 86 गुणे 100/800 कर दीजिए, ये आसान है ना। 8 धाम में 80 होता है और 6 जीरो आएगा, तो 8 सते 56, 10.7, अभी जाओ 8 पंचे 40, 10.75, ये है आपका राइट सोल्यूशन, सी ऑप्शन। 10.75% है महिलाएं,
कितना, कुल का पूछा था, यहां पर पढ़ लीजिएगा, कुल संख्या में आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत क्या है। ठीक है, कुल संख्या से परसेंटेज करना था कि जो कुल काम करने वाले उसमें आईटी वाली जो महिलाएं हैं वो कितने परसेंट है, तो 10.75% है। बिक्री विभाग में पुरुषों की संख्या लीजिए, बिक्री विभाग में पुरुष तो दिख ही रहा होगा ऐसे ही 164। उस विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या से अनुपात क्या है, अभी मैंने निकाला था स्टार्टिंग में, महिलाएं क्या थी यहां पर, ये निकाला था शुरू में, सबसे पहले मैंने जब उठाया था 28 आया था, देख लो ये 28। ठीक है, तो बिक्री विभाग में ये है पुरुष 164 है, महिलाएं कितनी हमने किया था अभी 28 किया था। अब इसी को आप चेक कर लो कैसे क्या होगा, 4 से कट रहा है, 4 7 28, 4 चौके 16, 4 1 4, 41:7 है, पहला ही ऑप्शन 41:7 है करेक्ट। बिक्री विभाग में कुल पुरुष कर्मचारी, कभी कभी कोई डेटा जो पहले से कैलकुलेट किए रहते हैं और हमारे आगे के प्रश्नों में काम आता है, तो 24 का ये ऑप्शन है पहला। लास्ट प्रश्न रहेगा लेखा और उत्पादन, लेखा कहां है, ए है, और उत्पादन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, ये तो ऐसे देख लीजिए, लेखा और उत्पादन ए है, दोनों मिला दीजिए, 16 और 35, 5 6 11, 3 1 4 1 5, 51% है, 51% है, 51/100 कर दे, गुड़े आप क्या कर दे पता है 800, टोटल कितना है 800, ये देखिए 8 1 8, 8 5 40, कुल 408 है, कुल 408 है। इस तरह से टेस्ट आपका कंप्लीट हुआ, इसकी एनालिसिस कंप्लीट हुई। लिख के बताइए कितने आउट ऑफ कितने आपने सही किए हैं और किस प्रश्न में आपको डाउट है, कौन में कंफ्यूजन है, आप जरूर क्लियर करो, और कौन अच्छे से समझ में आया ये भी जरूर बताइए, और क्या आपको मतलब लगता है अच्छा लगा तो वो भी लिखिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा। बाकी मुलाकात अब अगले टेस्ट में होगी। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।